सार संग्रह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज के हम डेली करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी मेरे क्लास से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया है? तो ऑप्शन ए है 36 गांव को, ऑप्शन बी है 40 गांव, ऑप्शन सी है 45 गांव और ऑप्शन डी है 50 गांव। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका तुरंत कमेंट करके जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 36 गांव को 36 गांव को इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है। और किस अवसर पर इसकी घोषणा किया गया है बच्चों? तो यह विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इस द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 की घोषणा किया गया है। उसमें 36 गांव को पुरस्कृत किया गया है। और यह बात करें 36 गांव को पुरस्कृत किया गया है और इसमें 991 आवेदन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्राप्त किया गया था। उसमें से 36 गांव का चयन किया गया है। और इसका किस मंत्रालय के द्वारा इसको देखा जाता है बच्चों? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 991 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से 36 गांव का चयन किया गया है और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में 36 गांव को पुरस्कृत किया गया है। वही हम बात करें तो पहला कब हुआ था बच्चों? तो पहला 2023 ईस्वी में इसका पहला संस्करण का घोषणा किया गया है। और इस बार द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का आयोजित किया गया है। तो यह किस पर? यह विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 का घोषणा किया गया है और इसमें 36 गांवों को पुरस्कृत किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है बच्चों? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। और कब किया गया था बच्चों? तो 27 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है। और पहला कब हुआ था बच्चों? तो पहला सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रतियोगिता की शुरुआत 2023 ईस्वी में किया गया था। और यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तहत इसको आयोजित किया जाता है और इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदन मंगाया गया था। तो कितना आया था बच्चों? तो 991 आवेदन केंद्रीय मंत्रालय को प्राप्त हुआ था। और उसी में से आपको 36 गांवों का चयन किया गया था। और इन 36 गांवों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है बच्चों? तो 8 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यह पुरस्कार 8 श्रेणियों, कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार 8 श्रेणियों में दिया जाता है। और किन किन श्रेणी है बच्चों? तो यह
साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन और समुदाय आधारित पर्यटन और शिल्प, विरासत, जिम्मेदार पर्यटन और आध्यात्मिक और कल्याण पर्यटन और जीवंत गांव। तो इन 8 श्रेणियों के तहत इस प्रतियोगिता में गांवों को पुरस्कृत किया गया है। तो यह द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के विजेताओं के बारे में घोषणा किया गया है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो वही हम साहसिक पर्यटन श्रेणी में किस गांव को पुरस्कृत किया गया है? तो धुमारस गांव है यह छत्तीसगढ़ का, अरू गांव है जम्मू कश्मीर का, और कुतुल गांव है कर्नाटक का, और जाखोल गांव है उत्तराखंड का। तो ये 4 गांवों को साहसिक पर्यटन श्रेणी में इसको पुरस्कृत किया गया है। वहीं कृषि पर्यटन की श्रेणी में देखें तो कृषि पर्यटन के क्षेत्र में कुमारकोम गांव है जो केरल का है, करदे गांव है महाराष्ट्र का है, हंसली गांव है पंजाब का है, सुपी गांव है उत्तराखंड का है, और बारानगर गांव है पश्चिम बंगाल का। तो यह कृषि पर्यटन की श्रेणी में इन गांवों को पुरस्कृत किया गया है। वहीं हम सामुदायिक आधारित पर्यटन श्रेणी में किसको दिया गया है? तो चित्रकूट गांव है छत्तीसगढ़ का, मिनका द्वीप है लक्षद्वीप का, और सिलाकुस गांव है मिजोरम का, और देवी माली गांव है राजस्थान का, और अल्पना ग्राम है त्रिपुरा का। तो यह सामुदायिक आधारित पर्यटन श्रेणी के अंतर्गत इनको पुरस्कृत किया गया है। वही हम बात करें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में सुआलुकुची गांव है असम का, प्राणपुर गांव है मध्य प्रदेश का, उमदेन गांव है मेघालय का, और मनिया बांध गांव है उड़ीसा का, और निर्मल गांव है तेलंगाना का। तो यह शिल्प श्रेणी में इन गांवों को पुरस्कृत किया गया है। वहीं हम विरासत श्रेणी की हम बात करें तो विरासत श्रेणी में हापेश्वर गांव है गुजरात का, आंद्रो गांव है मणिपुर का, माफल गांव है मेघालय का, और किलांदी गांव है तमिलनाडु का, और पूरा महादेव गांव है उत्तर प्रदेश का। तो यह विरासत श्रेणी में इन गांवों को पुरस्कृत किया गया है, जो आपको जानना होगा। और जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी में किन गांवों को चयन किया गया है? तो दुहानी गांव है दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, कांडुली गांव है केरल का, और तारा गांव है लद्दाख का, साबरानी गांव है मध्य प्रदेश, और लाडपुरा खास गांव है मध्य प्रदेश का। तो यह जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी के अंतर्गत इन गांवों को पुरस्कृत किया गया है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक और कल्याण श्रेणी का। तो अहोबिल्लम गांव है आंध्र प्रदेश का, बोंद्रा गांव है गोवा का, और रिकीपीठ गांव है झारखंड का, और मेल कलिंगम पट्टी गांव है तमिलनाडु का, और सोमालिस गांव है तेलंगाना का। तो इनको आध्यात्मिक और कल्याण श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। और जीवंत ग्राम श्रेणी में क्या हुआ है बच्चों? तो जीवंत ग्राम श्रेणी में हरलिस गांव है उत्तराखंड का, और गुंजी गांव है उत्तराखंड का। तो यह जीवंत ग्राम श्रेणी के अंतर्गत 2 गांवों को पुरस्कृत किया गया है। तो आपको इन 36 गांवों के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया गया है, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑप्शन ए है ताशकंद, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है समरकंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए ताशकंद में भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। वही हम आपसे बात करें कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है बच्चों?
तो उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद है और भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। तो जब भी दो देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता किया जाता है तो उस पर आपसी सहमति के बाद ही उस संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है। तो इस संधि पर किसने किसने हस्ताक्षर किया है बच्चों? तो इस संधि में भारत के निर्मला सीतारमन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खोजायेव जमशेद अब्दुल्ला कीमोचिच ने हस्ताक्षर किया है। तो ये निर्मला सीतारमन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और कहाँ किया गया है, किस शहर में? तो यह ताशकंद में किया गया है। और किन देशों के बीच यह समझौता हुआ है बच्चों? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह समझौता आयोजित किया गया है। उज्बेकिस्तान में भारत ने कितने डॉलर का निवेश किया है बच्चों? तो भारत ने 61 मिलियन डॉलर उज्बेकिस्तान में निवेश किया हुआ है और उसकी आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुभारंभ किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का शुभारंभ किया गया है। और यह किस दिवस पर शुभारंभ किया गया है बच्चों? तो यह विश्व पर्यटन दिवस पर, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इन पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का शुभारंभ किया गया है। और यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर करना है। हम भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। जो भी विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आते हैं तो हम उनको अपने सांस्कृतिक और धरोहर के बारे में उनको हम बताते हैं और यह पर्यटन के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का शुभारंभ किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है धनुष लोगनाथन, ऑप्शन बी है मार्टिना देवी मैमबाम और ऑप्शन सी है कल्पना शर्मा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में एक पहला व्यक्ति है जो पदक जीता हुआ है। इस चैंपियनशिप में भारत के तरफ से केवल एक ही व्यक्ति हैं धनुष लोगनाथन जिन्होंने एक पदक जीता हुआ है और एकमात्र पदक जीतने वाला एक भारतीय खिलाड़ी हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है बच्चों? तो लियोन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो लियोन के स्पेन में,
स्पेन के लियोन शहर में इस IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया बच्चों? तो लियोन के स्पेन में आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन कौन से संस्था करता है बच्चों? तो इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें धनुष के, तो पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता है बच्चों? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। और कितने किलोग्राम वेट में जीता है बच्चों? तो इन्होंने 231 किलोग्राम वेट में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। तो आपको याद करना होगा कि इस चैंपियनशिप में एकमात्र खिलाड़ी हैं धनुष लोगनाथन, जिन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। अगर हम और बात करते हैं तो इस प्रतियोगिता में मार्टिना देवी मैम्बाम ने 85 महिलाओं वर्ग में 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं, परंतु वो फाइनल पुरस्कार में शामिल असफल हो रहे हैं। फाइनल पुरस्कार के लिस्ट में वह असफल रह गई और इस प्रतियोगिता से वंचित हो गई। और इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने सदस्यों को भेजा है बच्चों? तो भारत ने 9 सदस्यों को भेजा था, जिसमें 3 पुरुष और 6 महिलाएं। और 6 महिलाओं को भारत ने 9 सदस्यों के रूप में 3 पुरुष और 6 महिलाओं को भेजा गया था। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो खिलाड़ियों की उम्र 21 वर्ष से कम होना चाहिए। इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष से कम होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था बच्चों? तो 23 का आयोजन मैक्सिको में किया गया था बच्चों। याद करके रखना है, यह मैक्सिको में 2023 का आयोजन किया गया है। अगर 24 का आपसे पूछा जाए तो 24 स्पेन में आयोजित किया गया है। तो भारत के एकमात्र खिलाड़ी लोगनाथन है, जिन्होंने एक कांस्य पदक जीता हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? 8वें भारतीय कला महोत्सव का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप पिछले क्लासों से आप देख रहे होंगे महोत्सव, उत्सव और मेला। महोत्सव उत्सव और मेला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस एग्जाम में ऐसे टॉपिकों को ध्यान में रखकर तैयारी करना होगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में इसका आयोजन किया गया था, शुभारंभ किया गया था। और यह मेला कब तक चालू रहेगा बच्चों?
तो यह 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस मेले में, इस महोत्सव में, वे भारतीय कला महोत्सव में, इस महोत्सव में 3 राज्यों को पर केंद्रित है बच्चों। तो यह महोत्सव उत्तर पूर्व राज्यों पर केंद्रित है। जो हमारे उत्तर पूर्व राज्य हैं उन पर केंद्रित है। और कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और सांस्कृतिक शिल्प पाक विविधता के द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है। तो इन 8 पूर्वोत्तर 8 राज्यों को पर ध्यान फोकस करके भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो जब भी महोत्सव और उत्सव जब पढ़ें तो उसे सही पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक जरूर आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद जोशी ने किस शहर में दूसरे भारत चीनी जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन प्रहलाद जोशी ने कहाँ किया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया बच्चों? न्यू दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है बच्चों? तो भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यह कौन सा सम्मेलन है, संस्करण? तो यह दूसरा सम्मेलन है बच्चों। यह दूसरा भारत चीनी और जैव विविधता सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण है, जो प्रहलाद जोशी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। और यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था बच्चों? तो यह सम्मेलन सुगम स्थिरता को सामंजस्य और हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के पथ को आगे बढ़ाना है, इस पर यह आधारित है। तो आपको जब भी सम्मेलन से अध्ययन कर रहे हैं तो आप अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि सम्मेलन से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्र 3 सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है ओम बिरला, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है। और यह कहाँ किए हैं बच्चों? तो मिजोरम की राजधानी आइजोवाल में इन्होंने उद्घाटन किया है। मिजोरम के विधानसभा के अंतर्गत इस 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरा करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसका मुख्य थीम क्या है इस सम्मेलन का? तो लोकतांत्रिक पवित्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित थीम पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। तो जब भी आप सम्मेलन को पढ़ें तो आपके उसके अध्यक्ष कहाँ आयोजित किया गया है, किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है,
और उसका थीम क्या है और किन किन बिंदुओं पर उस सम्मेलन में चर्चा किया गया है, इससे संबंधित आपको जानकारी रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? हमारे अग्निवीर जो जवान हैं उनको रिजर्वेशन देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है बच्चों? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी है जियो प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी है HCL प्राइवेट लिमिटेड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने की घोषणा किया हुआ है। और ये कितना रिजर्वेशन देंगे बच्चों? तो यह टेक्निकल एंट्री में 15%, टेक्निकल एंट्री में 15% आपको अग्निवीर जवानों को आपको रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं हम बात करें प्रशासनिक और सुरक्षा के भूमिका में इनको 50% रिजर्वेशन मिलेगा। और किस कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है बच्चों? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इन अग्निवीरों को उसमें रिजर्वेशन की घोषणा किया गया है। टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक और सुरक्षा से संबंधित पदों के लिए 50% आरक्षित किया गया है। और हम बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस यह भारत और रूस बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा निगम का एक महत्वपूर्ण क्रूज मिसाइल है। यह क्रूज मिसाइल बनाता है और इसको टेक्निक माध्यम से अपग्रेड करता है। तो इस कंपनी में हमारे भारतीय अग्निवीर जवान है जो वह जब रिटायरमेंट से वापस आएंगे तो उनको 10% और 50% अलग अलग पदों पर रिजर्वेशन की सुविधा दिया जाएगा। अगर अग्निवीर जवान इसमें सहमत होते हैं तो इस कंपनी में जाकर कार्यों का संपादन कर सकते हैं। और यह DRDO और रूस के निपो मिसिनोस्ट्रियन के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में यह स्थापित किया गया है। और ब्रह्मोस एस्पोस किस नदी के नाम पर रखा गया है बच्चों? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी, यह भारत की नदी है। और रूस की नदी मास्कोवा नदी, रूस की मोकावा नदी के नाम पर ब्रह्मोस एयरस्पेस का कंपनी का नाम रखा गया है। तो आप इन नदियों के नाम को भी आपको जानना होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेन चक्रवात। हेलेन चक्रवात किस देश में आया हुआ है बच्चों? अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है हेलेन चक्रवात। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। या इसका सही जवाब है अमेरिका में हेलेन चक्रवात आया हुआ है और बहुत ही तबाही मचाया हुआ है। और यह किस तट से टकराया है बच्चों? तो यह फ्लोरिडा के तट से टकराया हुआ है। और इस तूफान की गति कितनी है बच्चों? तो इस तूफान की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यह आगे बढ़ रहा है। और हेलेन चक्रवात अमेरिका के 12 शहरों को 12 शहरों को प्रभावित किया है। यह अमेरिका के लगभग 12 सिटी को यह प्रभावित किया गया है और 50 लोगों को मृत्यु हो गई है। 12 राज्यों में 50 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 1 करोड़ 20
20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस तूफान से 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई है, जो बहुत ही दुखदाई है। और यह कौन कौन से शहर है बच्चों? तो फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, और वर्जीनिया है, और अल्बामा है। और इमरजेंसी इस क्षेत्रों में, इन शहरों में इमरजेंसी की घोषणा कर दिया गया है, क्योंकि यह हेलेन चक्रवात बहुत ही तेज गति से अमेरिका में आया हुआ था, जिसे बहुत ही नुकसान हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हेलेन चक्रवात हो गया या अन्य देशों में जो वर्तमान में चक्रवात आते रहते हैं, उससे भी संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इससे याद करके रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास लेने की घोषणा किया हुआ है? तो ऑप्शन ए है अलीम डार, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है मुश्ताक अहमद, ऑप्शन डी है मोइन खान। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा कर दिया है। और यह अलीम डार किस देश के अंपायर थे, खिलाड़ी थे बच्चों? तो यह पाकिस्तान के अंपायर हैं अलीम डार, और यह अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा किया हुआ है। वे पाकिस्तान के घरेलू सीजन के बाद 2025 में वह संन्यास ले लेंगे, परंतु अभी संन्यास की उन्होंने घोषणा कर दिया है, परंतु वह 2025 में संन्यास लेंगे। इससे पहले वह पूर्व एलिट अंपायर और 3 वर्ल्ड क्रिकेट अंपायर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। तो इनकी नया उपलब्धियां हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। अलीम डायर 2003 और 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायरों के एलिट पैनल में कार्य किया हुआ है। तो अंपायरिंग के क्षेत्र में उनके प्रमुख योगदान को देखते हुए इन्होंने योगदान दिया है। अगर हम बात करें खेल के क्षेत्र में, तो उनके द्वारा 145 टेस्ट, 231 वनडे और 72 T20 और 5 T20 विश्व कप में उन्होंने अंपायरिंग किया हुआ है। तो इतने वनडे, टेस्ट मैच, T20 में इनके द्वारा अंपायरिंग किया गया है। अब उनका समय खत्म हो रहा है, अब 2025 में अंपायरिंग से अब संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, यानी ICC के बारे में। तो यह क्रिकेट ग्लोबल गवर्निंग बॉडी के रूप में कार्य करता है। ICC कैसे कार्य करता है? तो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी के रूप में यह कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसका स्थापना किया गया था, परंतु 1965 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया बच्चों? तो 1965 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। फिर 1987 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। क्या रखा गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
रखा गया, तब से यह नाम जारी है। अगर हम बात करें कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। दुबई कहाँ है बच्चों, तो संयुक्त अरब अमीरात के शहर है, वहाँ इसका आईसीसी का मुख्यालय है। अभी हम बात करें कि आईसीसी में वर्तमान कितने सदस्य देश हैं बच्चों, तो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 108 108 सदस्य देश हैं। 108 सदस्य देश हैं जो इसमें आईसीसी के सदस्य के रूप में काम करते हैं, जिनमें 12 पूर्ण सदस्य हैं, पूर्ण सदस्य टेस्ट मैच खेलते हैं, और 96 एसोसिएट सदस्य हैं। अगर 108 की हम बात करें, उनमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं और 12 पूर्ण सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण किया है। वही हम आपसे बात करें कि आईसीसी के चेयरमैन अभी कौन है बच्चों, तो ग्रेगर वार्केल आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आज के मैं आपको डेली करंट अफेयर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर लिया है। तो आप जो हमने पढ़ा दिया है उसे आप बार बार अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वह आपको इनफ है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसे सही ढंग से अध्ययन करिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर का प्रमुख रोल होता है। तब अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।